स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में और मैं हूं जुबैर खान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर करवट लेने लगी है। दरअसल चुनाव से पहले भाजपा और टीएमसी में सत्ता को पाने की होड़ थी। अब नेताओं में सियासी रसूख बचाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए कई नेताओं के फिर टीएमसी में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम मुकुल रॉय का नाम सामने आया है। इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने काफी हद तक चुप्पी बनाए रखी है। कोलकाता में भाजपा की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुकुल रॉय की एब्सेंस ने इन अटकलों को जन्म दिया। टीएमसी सांसद सौगत राय ने मुकुल रॉय के घर वापसी का स्पष्ट संकेत दिया और इस स्पष्ट संकेत के बाद सौगत राय ने यह भी कहा कि कई लोग हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वो वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने जरूरत के वक्त पार्टी के साथ विश्वासघात किया। अंतिम फैसला ममता दी लेंगी। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को 2 हिस्सों में बांटना होगा, सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर। सॉफ्ट लाइनर्स ने पार्टी तो छोड़ी लेकिन ममता बनर्जी का कभी अपमान नहीं किया, लेकिन कट्टरपंथियों ने सार्वजनिक रूप से ममता का अपमान किया। शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी को बदनाम किया, जबकि मुकुल रॉय ने कभी भी मुख्यमंत्री को खुले तौर पर अपशब्द नहीं बोले। बता दें कि मुकुल रॉय विधानसभा चुनाव से काफी पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कई विधायकों और टीएमसी के सदस्यों को अपनी वफादारी बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई लोग अब टीएमसी में वापस आने की फिराक में हैं। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी की अटकलें तब शुरू हुई जब अभिषेक बनर्जी मुकुल की पत्नी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मुकुल रॉय को फोन किया और उनसे बातचीत की। इस बातचीत के पीछे मुकुल रॉय की पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की कामना का कारण बताया गया। टीएमसी में ऐसे कई नेता हैं जो इसे चुनाव के बाद बदले परिदृश्य में भाजपा में संगठन के टूटने की घबराहट के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली तलब किया गया है। इनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद अधिकारी ने यह सुनिश्चित किया कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित था। भाजपा की फीडबैक और समीक्षा बैठक में मुकुल रॉय की गैर मौजूदगी ने शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के बीच दरार की अटकलों को भी जोर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव हुए, बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के सामने मुकाबला किया। टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद अब हालात ये हैं कि बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में लगातार कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने पेश आई है मुकुल रॉय के रूप में, जिन्होंने अब ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही वो बीजेपी को छोड़कर वापस घर वापसी कर सकते हैं, यानी टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अभी यानी 20 मिनट बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कोलकाता में होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा शायद कि मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हैं या अभी भी कुछ होना बाकी है। तो 3:30 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में होने वाली ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें हैं और खासतौर पर इसलिए क्योंकि मुकुल रॉय के बारे में यह कहा जा रहा है कि टीएमसी के दफ्तर मुकुल रॉय पहुंच चुके हैं और ममता बनर्जी की मौजूदगी में ही यह फैसला लिया जाएगा कि वो टीएमसी में शामिल होंगे या नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि 3:30 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हो रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि मुकुल रॉय आज बीजेपी से अपना दामन छुड़ा लेंगे और वो दोबारा घर वापसी कर लेंगे, यानी टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय सुहेल देव पार्टी की ओर से कि ओम प्रकाश राजभर ने भी ऐलान कर दिया है, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया बेलाग लपेट
कि जो बीजेपी है वो डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज में सवारी करना अब उनके लिए गैर मुनासिब होगा। तो ऐसे में 2022 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए बीजेपी की ये कैसी गोलबंदी है? देखिए, अगर मुकुल राय जी के विषय बोलूं, देखिए श्री मुकुल राय जी ना तो हमने बुलाया था उनको, अब अपने शुभेच्छा से जा रहे हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आए थे तो भी स्वागत है, जा रहे हैं तो भी स्वागत है। देखिए मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत और निर्माण हुआ था, तो संकल्प लिया गया था राष्ट्र समर्पित जन संकल्प, राष्ट्र हित में जो काम होगा वो करेंगे। मुकुल राय जी शिक्षा से आए थे, जा रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग है। पहले चीज, जो भाजपा में आ गया हो या ना हो उसका हार्दिक स्वागत है परिवार के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, निजी दुकान नहीं है। पहली चीज, मुकुल राय जी के विषय में आपने बताया, कोई आपत्ति आपने पश्चिम बंगाल में देखा इस समय टीएमसी के नेताओं का इतना आतंक है, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंक है आतंकवादियों का, ऐसे ही टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं का हर जिले के अंदर और हर तहसील के अंदर इतना आतंक है कि डर के जितने भी भाजपा में आए थे कार्यकर्ता, वो डर के मारे बेचारों को वापस टीएमसी जाना पड़ रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं टीएमसी को, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिलाया है तो आप राजनीतिक तरीके से लड़िए, आप हिंसा ना कीजिए। आप कार्यकर्ता को मरवा रहे हैं, आप उन्हें घर फूंक रहे हैं, जैसे और प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता काम करते हैं, आप उसी तरीके से चलिए ना। आप क्यों कार्यकर्ता को मारना है? अभी तक 40 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है चुनाव के बाद। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अगर टीएमसी को राजनीति करने शांतिपूर्ण तरीके जिन प्रदेशों के अंदर चलता है, खून खराबा छोड़ के राजनीति करिए। अगर सुपड़ा साफ ना हो जाए ममता बनर्जी का, जो मानसिक रूप से अब हिल चुकी है, पता लग जाएगा। जो हिंसा का रूप वहां चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। जो डराने में लगे ना कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां के, ये ठीक नहीं है। ममता जी कहीं ये ना सोचे कि आप ये डरा के धमका के आप कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ ले लेंगी या अपना वर्चस्व जो आप कायम करने का चाह रहे, नहीं का साफ तौर पर उनकी कुर्सी हिल चुकी है। टीएमसी का खौफ है, दहशत है, डर है और यही वजह है कि कुछ लोग वापस जो है घर वापसी कर रहे हैं। जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में गए थे वो तमाम नेता वापस आने की कवायद में लगे हुए हैं। तो ये डर है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में। क्या करेंगे? उन्हें मरना थोड़ी ना है। पश्चिम बंगाल में इस समय आतंक का पूरा प्रचर चल रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, जिस तरीके हम सब आपके टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह हाल बुरा है। तो कार्यकर्ता क्या करेगा? उसे अपनी जान बचाने, परिवार को देखना है, सब कुछ करेगा। चलिए प्रदीप जी, वहां पर आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में डर है, खौफ है, दहशत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यूपी की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल मुकम्मल कर भी लिए हैं। वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि जो बीजेपी जो है डूबता जहाज है और जिन मुद्दों पर उनकी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया था उन पर खरी नहीं उतरी है पार्टी। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बीजेपी के अलावा बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उसमें बीएसपी का हम जिक्र कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें, चाहे हम कांग्रेस का ही सवाल क्यों ना यहां पर खड़ा कर दें, वो भी पार्टी को छोड़ने की कगार पर खड़े हुए हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए सुहेल जो पार्टी है, सुहेल की पार्टी है राजभर जी की, लेकिन राजभर जी एक लालची नेता है। सुहेल जी ने अभी तक अपने जो कास्ट के या जो उनसे अदर में आते हैं, जिस विधानसभा से वो आते हैं, वो कार्य नहीं करा विकास का। कोविड में गायब रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो है ना मंशाएं और आशाएं बहुत बड़ी हैं। ये भाजपा है, भाजपा में बड़ा सिस्टम अनुशासित रहती है हर चीजें। जिस लालच से वो आए थे और वो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है, लालची लोगों को कोई काम नहीं है। और रही पतन की बात, हमने वो दिन भी देखे जब हमारे 3 सांसद हुआ करते थे, हमने वो दिन भी देखे जब 180 सांसद भी हुआ करते तो भी सरकार नहीं बना पाए, हमने वो दिन भी देखे हैं जो अब हमारी सरकार हो रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी जब जिस दिन से निर्माण भाजपा का हुआ है, इसने केवल देश और देश हित के बारे में सोचा है, गद्दी के बारे में नहीं सोचा। गद्दी का कोई लालच नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, कोई गद्दी का लालच नहीं है। उन्हें काम करना जनता के लिए करना है, जनता ने चुन के भेजा है। जनता के काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक जनता उतार के खड़ा कर देगी बात। संजय चक्रवर्ती जी, आपने प्रदीप भटनागर जी को बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुना। आप ये बताइए कि जिस तरह से मुकुल रॉय
अब टीएमसी का दामन थाम सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 3:30 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और टीएमसी के दफ्तर मुकुल रॉय पहुंच चुके हैं। तो इसे विश्वासघात माना जाए या पहले विश्वासघात करते हुए टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे मुकुल रॉय? सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। पहली बात तो क्या है कि मुकुल रॉय टीएमसी से ही जो है आगे बढ़े, टीएमसी में ही उनका जो है सब कुछ रहन सहन सब कुछ टीएमसी में रहा और टीएमसी के थ्रू जो है, क्योंकि वो रणनीतिकार बहुत अच्छे हैं। अभी वो पार्टी में आए नहीं आए मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन रणनीति बहुत अच्छे हैं। और भाजपा का के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। सितियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये हालत इनकी है। इन्होंने मुकुल राय का जो जब 2017 में मुकुल राय टीएमसी छोड़ करके भाजपा में गया और टीएमसी ने उन्होंने बड़ा भाजपा में जाके भी अच्छा काम किया और 18 सीटें इनको दिलवाई दी। लोकसभा में 18 सीटें पहुंची है, तो कहीं ना कहीं मुकुल राय की रणनीति के तहत मिली। लेकिन इसके बाद जब शुभेंदु अधिकारी आ गए तो भाजपा में क्या है ना कि एक आया दूसरा आया तो दूसरे को किनारे कर देते हैं। इन्होंने मुकुल राय को किनारे करके शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है, जबकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको किनारे करके उनको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस आगे बढ़ाने के चक्कर में भाई कोई भी होगा, कोई भी सीनियर नेता होगा, अपने आप को जरूर इस बात को महसूस करेगा। तो जब हम सीनियर भी देखेंगे, दिलीप घोष वगैरह भी आपको देखेंगे, सब सारे लोग लाइन पे हैं। लगभग 33 विधायक हैं जो ऑलरेडी जो है हम लोग के साथ संपर्क में हैं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि इनका क्या था, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। एक ही इस पार्टी जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो है वहां रहने नहीं देते, तो 2016 में भी हम जीते, 2011 में भी हम जीते और 2019 में भी हमारी 22 सीटें आई, 35 सीटें हम 2014 में आए। तब कोई दंगा फसाद नहीं दिख रहा था। अचानक इनको 1 महीने के अंदर ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल नए नए जो है प्याज खा के आज के आए हैं और बिल्कुल नए नए हम लोग सत्ता में आए और किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। ये सिंपल वे से एक अफवाह वाली पार्टी है, झूठी पार्टी है। मैं आपको इनका आंकड़ा देता हूँ। इनका जो है अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है, 78,600 बूथ में इनका बूथ प्रमुख कोई नहीं था। ये बहुत बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। 78,600 बूथों में इनका कोई बूथ प्रमुख नहीं था। 1280 बूथ में इनको 10 वोट नहीं मिले, 120 बूथ में इनको 1 वोट नहीं मिला। और ये ठीकरा दूसरों पे फोड़ रहे हैं कि वहां पे जो है सरकार को वहां पे वोट डालने दीजिए ममता बनर्जी। हाँ, अमेरिका में जाके ममता ये लड़ना चाहते हैं। आपने सारे तो जो है अपने गाँव खोले, सारे घोड़े खोल दिए। आपने बाकायदा CIF से लेकर के अर्धसैनिक बल से लेकर के आपने चुनाव करवाया। आपने 8 चरणों में चुनाव करा। अरे कि आप चाहेंगे 20 चरणों में चुनाव हो? कितना चाहते हैं भाई? किस तरीके से जीतना चाहते हैं? आप जब नहीं जीत पाए तो आप इस तरीके से जो है बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश ज्यादा दिन तक नहीं, जनता सब देख रही है। इनके अपने घर में आग लगी हुई थे वो मध्य प्रदेश जी का सीधा आरोप इल्जाम ये है आपके ऊपर कि टीएमसी डराती है, टीएमसी दहशत फैलाती है और ये खौफ की वजह ही है कि जो लोग टीएमसी को छोड़कर गए थे वो वापस टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। तो डर की वजह बता रहे हैं प्रदीप जी सीधे तौर पर। सही खौफ है। तो 2017 में मुकुल राय जी छोड़ के गए थे तो उनको तब खौफ नहीं था, अचानक हो गया। कैसी बात कर रहे हैं सर? 4 साल तक बीजेपी में रहे, बीजेपी में काम किया, लोकसभा में काम किया, तब खौफ नहीं दिखा था। आज अचानक वो खौफ देने लग गया। आप श्री मुकुल राय जी पे 10 बार हमला करा चुके हैं, उनके रोड शो पे भी और रोड पर निकलने पे भी। जैसे आप शांति से रहे ना, आप टीएमसी के लोग जब सीबीआई की, जब वामपंथी की जब वहां सरकार थी, आपने कितनी रंजिश करी वहां पे ना, रक्त आपके रंग, आपने कितने रक्त बहाया वहां पे उस समय जब आपकी सरकार थी वामपंथी की। आप ऐसे नहीं है तभी प्रदीप जी सही, आप एक बात ये तो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान हिंसा तो हुई, आगजनी तो हुई, लेकिन दोनों पार्टियों के ऊपर आरोप है, दोनों पार्टियों के ऊपर इल्जाम है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी और बीजेपी के समर्थकों ने भी एक दूसरे पर हमले किए। प्रदीप जी और संजय जी दोनों से मेरी गुजारिश है कि एक एक करके अपनी बात को रखने की कोशिश करें। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप अपने आप
को संभालिए, खुद को देखिए, अपना घर देखिए। अरे आप जितने बाहरी लोगों को लेकर के आए थे ना, कोई भी अब बीजेपी में रहेंगे, आप फिर से वही 3 एमएलए वाले रह जाएंगे जो 3 एमएलए थे, वही 3 एमएलए रह जाएंगे। या 70-75 का जो आंकड़ा अभी टिकेगा ना, 3 महीने के अंदर तक खत्म हो जाएगा। टेंशन मत कीजिएगा, बहुत जल्द जो है आपका आंकड़ा खत्म होने वाला है और बहुत जल्द आप फिर से 3 में वापस आने वाले हैं, क्योंकि वही आपका जो है फिगर है, वही फिगर रहेगा, दोबारा रहेगा। मैं बता देता हूँ, फिगर की बात तो ये है, आज हम फिर 0 हो जाए, मगर ये जग उजागर है जिस तरह से वहाँ आपने रंग रंजित कर रखी है, रक्त रंजित कर रखी है ना, वो देख रहे हैं। आपने पूरी राजनीति को रक्त में पूरा डुबो रखा है, वो भी देखा है हमने। आप ये हमें ये मत कीजिए, ये आपका जो है ना, वहाँ का आतंक बोल रहा है आपके मुंह से, जो आप बता रहे हैं कि देखिए आप वहाँ जल्दी 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे देखा है जिस समय चुनाव हुआ और खत्म होने के बाद आप जीते, और जैसे वहां पे 24 परगना चले जाइए, नंदीग्राम चले जाइए, वहां से कितने आपने हिंदू पलायन करा दिए, आसाम भाग गए, हजारों वीडियो जारी हुई है। आप उस विषय में नहीं बोलेंगे, आप बता दीजिए कि क्यों हमला हुआ बीजेपी के कार्यालयों पे जब आप जीत गए थे। बताइए ममता जी ने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी, बता पाएंगे? आप ये बता दीजिए मुकुल राय क्या दिक्कत आई जो जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि भाजपा कार्यकर्ता छोड़ के टीएमसी वापस क्यों जा रहे हैं। क्योंकि आपका डर, आपने जो भय वहां फैला रखा है, इस विधि से जा रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है, और आपने और आपकी ममता दीदी ने अगर माँ का दूध पी रखा है, आप शांति बहाल कीजिए और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुकाबला कीजिए। शांति से जवाब देंगे, हिंसा से जवाब नहीं देंगे वो। मैं अपने भाजपा कार्यकर्ता की पश्चिम बंगाल में जितने बैठे मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दंगा फसाद हिंसा नहीं सिखाई गई है, हमें पार्टियां काम करना सिखाया गया है, अपनी बात रखना सिखाया है। चक्रवर्ती जी, दोनों को मैं रोकना चाहूंगा, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है लगातार ये चर्चा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती भी मौजूद है हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी मौजूद है। संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 10 मिनट बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि रॉय जो है टीएमसी का दामन थामेंगे या नहीं थामेंगे। हालांकि वो टीएमसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा चक्रवर्ती जी कि सॉफ्ट लाइन और हार्ड लाइन के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं सौगत राय। ये जो सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर का जो तमगा है, ये क्या है? यानी कौन से नेता टीएमसी में शामिल किए जाएंगे और कौन से नेताओं को टीएमसी में आने की इजाजत नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से
अभी ये हमसे बोल रहे थे कि डर दिखा करके और भय दिखा करके जो है टीएमसी में ज्वाइन कराया जा रहा है। तो 2021 चुनाव से पहले जो दूसरे दलों से नेता तोड़ करके ये लेकर के आ रहे थे, वो क्या बड़े ईमानदारी से ज्वाइन करवा रहे थे उस समय? उनको किस चीज बात का डर दिखाया गया, किस चीज बात का भय, किस चीज का लालच दिखाया गया था अपने यहाँ पे चुनाव लड़वाने के लिए? क्योंकि आपके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, और आप केवल दूसरे दलों के भरोसे आपने कम से कम 48 उम्मीदवारों को आपने चुनाव लड़वाया था। तो वो लोग तो टूटते आए हैं, और टॉप लोग, क्योंकि ये बीजेपी की साजिश भी हो सकती है कि बड़ी संख्या में आज हमारे पास लोग इनके संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी की जो है बीजेपी काडर के लोग जो है विधायक, वो हम लोग जो संपर्क में हैं, तो इसका देखना भी पड़ेगा, ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो टीएमसी के कार्यों को प्रभावित होकर के वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या तो अंदरूनी किस तरह से खेला करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए सॉफ्ट लाइनर और हार्ड लाइनर को चूज करके ही हम जो है इसके बारे में डिसाइड करेंगे हमें किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। हम सबको अपनी जो है अपनी दल में शामिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं इस समय जो है भाजपा छोड़ करके वो हमारे दल में आना चाहते हैं, लेकिन हम सबको लेना नहीं चाहते हैं। बाकायदा इसकी जांच होगी और उसी के बारे में चर्चा भी होगी। चर्चा होने के बाद ही एक एक करके सबको जो है वो टीएमसी में ज्वाइन कराया जाएगा। इसकी वजह भी बता दीजिए, कितने बड़े संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता क्यों आना चाहते हैं टीएमसी के लिए, बता दीजिए। वही वजह है। प्रदीप भटनागर जी, आप उन कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को, उन पदाधिकारियों को रोकना चाहिए ना, आपको उन्हें रोकना चाहिए ना कि टीएमसी में खामियां हैं, टीएमसी सही तरीके से काम नहीं करती, आपको रोकना चाहिए उनको। आपका अस्तित्व जो देखा उन्होंने कि बंगाल में आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, बिहार में आपकी जो हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में हालत खराब है, मध्य प्रदेश में हालत खराब है, पंजाब में आपकी हालत खराब है। आपकी हालत को देख करके ही लोगों ने कहा कि समझ लिया कि ये डूबती हुई नाव है, जैसे कि राजभर जी ने बोला ये डूबती हुई नाव है, और ये 2024 में प्रूफ भी हो जाएगा कि आप डूबती हुई नाव है, वाकई में है। संजय चक्रवर्ती जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। प्रदीप जी, मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगा, संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी को तलब किया है गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, राजनीतिक गलियारों में इस तरह की अटकलबाजी है कि शुवेंदु अधिकारी भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, इस तरह की अटकलबाजी का दौर भी जारी है। तो शुवेंदु अधिकारी को बार बार केंद्र सरकार द्वारा या केंद्रीय नेताओं के द्वारा दिल्ली के लिए तलब करना, यह क्या संदेश दिखाता है? प्रदीप जी, हमसे पूछे। जी प्रदीप जी, आपसे। शुवेंदु अधिकारी जी आए थे और माननीय प्रधानमंत्री से मिले, ये बताने आए और बताने आए, इस चीज को लिख के देके गए कि देखिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद भी रक्त रंगी राजनीति में कैसे हत्याएं हो रही हैं। ये राजनीतिक हत्या के विषय में आए थे। अभी तो सर कार्रवाई होनी चाहिए ना, सीबीआई जांच करे, गृह मंत्रालय सारा आपके पास है, जांच होनी चाहिए कायदे से। जांच तो तब होगी वहां की पुलिस उनका साथ देगी, क्योंकि पुलिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कठपुतली बनी हुई है। संजय चक्रवर्ती जी, मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर संजय चक्रवर्ती जी अगर भाजपा में आना चाहें तो क्या वो पूरे में गाना गा के या अखबार में कह के आएंगे? जिसे आना है वो अपनी शुभेच्छा से आता है। आप जो कह रहे हो ना, डरा के धमका के लाए किसी को और टिकट दे दिया, थोड़ा सा बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि राजनीति में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जब तक वो इजहार नहीं करता तो उसके मन का पता नहीं लगता। अब सुनिए ये बात लागू है, आपको गंगा जल रही है, गंगा माता भी नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त एनबी के लिए दिया। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है 3 बजे 3 खबर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की मलमल 200 साल तक इस जमीन का सबसे कीमती कपड़ा बना रहा और फिर सिरे से गायब हो गया। आखिर कैसे हो गया ये सब?
ढाका की मलमल का सफर लंबा रहा है। एक दौर में यह दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा माना जाता था और सबसे कीमती भी, लेकिन वक्त के साथ यह सिमटता चला गया। आजकल इस कपड़े की शान फिर से लौटाने की कवायद चल रही है। ढाका की मलमल 16 चरणों से गुजरने के बाद तैयार होती है। वे उस नायाब कपास से बनती है जो बांग्लादेश की मेघना नदी के किनारे पैदा होती है। हजारों साल से यह कपड़ा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता रहा था। प्राचीन ग्रीस में देवियों की मूर्तियों को मलमल के कपड़े पहनाए जाते थे। कई देशों की साम्राज्यों के कपड़े मलमल से तैयार होते थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राज करने वाले मुगल बादशाहों और अमीर उमराओं के वस्त्र भी इसी कपड़े से तैयार होते थे। मलमल का यह कपड़ा कई किस्मों का होता था। राजदरबार के कवियों ने इससे प्रभावित होकर इसका नाम बफ्त हवा यानी बुनी हुई हवा रखा। कहा जाता है कि आला दर्जे का यह कपड़ा हवा जितना हल्का होता है, यह इतना महीन होता है कि आप 300 फीट लंबे कपड़े के टुकड़े को अंगूठी से निकाल सकते हैं। एक यात्री ने लिखा था कि आप 60 फीट लंबे कपड़े को तह करके सूंघनी की छोटी डिबिया में रख सकते थे। आमतौर पर मलमल उन दिनों साड़ी या जामा बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ब्रिटेन में संभरात लोगों का यह कपड़ा बन गया। यह इतना पारदर्शी होता था कि कई बार इसे पहनने वाले लोग उपहास के भी पात्र बन जाते। हालांकि ढाका की मलमल की लोकप्रियता कम नहीं हुई। जो लोग इसे खरीदने की क्षमता रखते थे, इसे पहनते थे। यह उस दौर का सबसे महंगा कपड़ा था। साल 1851 के आसपास एक गज मलमल की कीमत 50 से 400 पाउंड के बीच होती थी। आज के हिसाब से यह 7,000 से लेकर 56,000 पाउंड का बैठता है। इसके सम्राट कद्रदानों की कमी नहीं थी। इनमें फ्रांस की क्वीन मैरी एंटोनेट से लेकर साम्राज्ञी बोनापोर्ट और जैन ऑस्टिन तक शामिल थी। ढाका की मलमल इतनी शानदार थी कि इस इलाके में आने वाले लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं होता था कि ये इंसानी हाथों से बना हुआ है। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि इसे जल परियां या परियां या भूत बनाते हैं। बांग्लादेश नेशनल क्राफ्ट काउंसिल का कहना है कि मलमल इतना हल्का और मुलायम होता है कि इसका कोई जवाब नहीं। आज ये कपड़ा कहीं नहीं दिखता। साल 2013 में यूनेस्को ने जामदानी बुनाई को एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर संरक्षित किया था। कौन जानता है, जल्द ही कोई नई पीढ़ी इस कपड़े को बुनना पसंद करने लगेगी और ये नायाब कपड़ा फिर अपने अतीत से उभरकर पुराना गौरव हासिल करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन गुरुवार की रात दिल्ली में उनकी बेटी मीसा भारती के घर मनाया गया। लालू ने बेटी के घर केक काटा। इस दौरान लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को केक खिलाकर साधारण तरीके से लालू यादव का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तस्वीरों में लालू यादव का परिवार इस मौके को खूब एंजॉय करता हुआ नजर आया। बाद में बर्थडे की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बेटी मीसा भारती ने एक ट्वीट के जरिए भी पिता के 74वें जन्मदिन की बधाई दी। मीसा ने अपने भावुक संदेश में लिखा, पापा से ही जहां है, पापा जहां हैं वहीं जहां है, हैप्पी बर्थडे पापा। अपनी पोस्ट में मीसा जो तस्वीरें शेयर कर रही थी उनमें से एक में वो अपने पिता लालू यादव को केक खिलाती हुई नजर आ रही हैं। एक अन्य तस्वीर में राबड़ी देवी लालू यादव को केक खिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। मीसा के अलावा लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव ने भी एक ट्वीट के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। राजलक्ष्मी ने लिखा, पापा आपको जन्मदिन की बेहद शुभकामनाएं। हम तमाम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। आप उन लाखों लोगों की उम्मीद हो जिनका दशकों तक शोषण किया गया। आप उनकी आवाज रहे हैं। आप समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के योद्धा हैं। करीब 31 सालों के उनके राजनीतिक जीवन में कई झंझावात आए, लेकिन बिहार की सियासत में उनकी अहमियत बरकरार रही। चारा घोटाले में लंबे वक्त तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की सियासत उनके आसपास ही घूमती दिखाई दी। अब उनके जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर से गरमाएगी, ये तय है। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेद